नमस्कार साथियों, मैं दीपक कुमार केमिस्ट्री गुरु ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो अपना चैप्टर चल रहा था, चैप्टर 10 एल्किल हैलाइड एवं एरिल हैलाइड, इसका ये पार्ट 4 वीडियो है। इससे पहले अपन ने 3 पार्ट देख लिए थे। आज ये अपना पार्ट 4 है। इस पार्ट में साथियों अपन केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ RX एल्किल हैलाइड के द्वारा जो केमिकल प्रॉपर्टी दर्शाई जाती है उनके बारे में अपन अध्ययन करने वाले हैं। तो बिना देर की अपन बात करते हैं कि जो RX है, एल्किल हैलाइड है, वह कौन कौन सी प्रकार की केमिकल प्रॉपर्टी शो करती है। तो जो सबसे पहला है वह है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। पहली अभिक्रिया कौन सी साथियों? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरे नंबर पर जो अभिक्रिया है वह है दोस्तों विलोपन अभिक्रिया। तीसरे नंबर पे जो साथियों वो अभिक्रिया है वो है धातु के साथ अभिक्रिया। कौन सी है? धातु के साथ अभिक्रिया। धातु के साथ कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं वो अपन इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। और चौथे नंबर पे जो अभिक्रिया आती है साथियों वह है अपचयन अभिक्रिया। ये अपने लिए 4 अभिक्रिया हैं। साथियों आज अपन पढ़ने वाले हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो बिना देर किए अपन हेडिंग डालते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दोस्तों, यह मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक होती है SN1 और एक होती है SN2। और भी कई प्रकार है, लेकिन अपने जो सिलेबस में है वह 2 प्रकार की है, SN1 और SN2। देखिए SN1 क्या कह रहा है। SN1 का मतलब है एकक अणुक। एक का मतलब एकक अणुक। N का मतलब है, इसको उल्टा पढ़ते हैं, एकक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उल्टा पढ़ते हैं, एक का मतलब भी एकक अणुक, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये एक का मतलब है। और जो 2 है, 2 का मतलब होता है द्विअणुक। बस, और कोई डिफरेंट नहीं है। एक का मतलब एकक अणुक और 2 का मतलब द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। उम्मीद करता हूँ नाम समझ में आ गया। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले SN1 और SN2 की क्रियाविधि। साथियों अपन इस पार्ट में केवल और केवल SN1 और SN2 की क्रियाविधि पढ़ेंगे। इसके जो उदाहरण हैं वो अपन अगले पार्ट में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन हेडिंग डालते हैं SN1 अभिक्रिया। SN1 अभिक्रिया क्या लिखा? एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसा कि नाम में दिख रहा है SN1 अभिक्रिया, तो यह एक अणु के तौर पे होगी, लेकिन यह 2 पदों में होगी साथियों। देखिए किस तरह से होती है। पहली बात इस अभिक्रिया के लिए कि यह 2 पदों में पूर्ण होती है। यह 2 पदों में पूर्ण होती है। 2 पदों में पूर्ण होती हैं। पद 1 स्टेप फर्स्ट,
स्टेप फर्स्ट को क्या क्या कहते हैं? तो स्टेप फर्स्ट जो होता है साथियों, इसे बोलते हैं, ये तो एक तो होता है धीमा पद। ये क्या होता है? धीमा पद होता है। और क्या लिख सकते हैं इसके बारे में? और इसके बारे में लिख सकते हैं कि ये जो पद है वह है वेग निर्धारक का पद है। वेग निर्धारक पद है। और तीसरी बात, इसके इस पद के लिए क्या लिख सकते हैं? ये स्टेप फर्स्ट के बारे में ही लिख रहा हूँ कि जो पहला पद है वह वेग निर्धारक धीमा पद है। पहला पद है वही वेग निर्धारक पद है, RDS, रेट डिटरमाइन स्टेप। और तीसरा जो मैं लिख सकता हूँ कि इस पद में होता क्या है, तो इस पद में कार्ब धनायन का निर्माण होता है। कार्ब धनायन का निर्माण होता है, कार्ब धनायन बनता है इस पद में। इस पहले पद के बारे में 3 चीज़ें याद रखनी है कि यह धीमा पद है, वेग निर्धारक पद है और कार्ब धनायन का निर्माण होता है। देखिए किस तरह से होता है। जैसे कि मैंने एक कार्बन ले लिया और इसके ऊपर मैंने X लगा दिया, तो देखिए सबसे पहले जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा। हाँ, और चौथी बारे में इसके बारे में लिख सकता हूँ कि ये जो तीर का निशान है इसका मतलब क्या है? रिवर्सिबल, ये उत्क्रमणीय होता है। यह पद जो होता है वह उत्क्रमणीय पद है। पहला जो पद है वो क्या है? उत्क्रमणीय पद है। मतलब पहला स्टेप के लिए अपने को 4 बातें याद रखनी है। इसको RDS पद भी बोलते हैं, देखो लिखा है। दूसरा क्या लिखा है? धीमा पद होता है, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या होगा? नाभिक से नहीं, सॉरी, X जो होगा वो यहाँ से टूट करके बाहर निकल जाएगा और बना लेगा कार्ब धनायन। और बना लेगा क्या? कार्ब धनायन। और साथ के साथ ही X यहाँ से बाहर निकल गया। एक बात और लिखते हैं कि यह जो कार्ब धनायन बना है यह समतलीय होता है, समतलीय है। और इस कार्बन की जो संकरित अवस्था है, इस कार्बन की संकरित अवस्था sp2 होती है। कार्ब धनायन क्या है? समतलीय है। और इस कार्बन की जो संकरित अवस्था है वो sp2 है। स्टेप 2 जो होता है वह क्या है? तो जैसे कि पहला पद धीमा पद था, तो दूसरा पद क्या होगा? तेज गति का पद है। और क्या लिख सकता हूँ? तो जो दूसरा पद है दोस्तों, वह पहला पद उत्क्रमणीय है, तो दूसरा पद क्या होगा? अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय पद है। और तीसरा मैं लिख सकता हूँ इसके लिए कि इसमें नाभिक स्नेही NU का आक्रमण होता है। इस स्टेप में क्या है? NU नाभिक स्नेही का क्या होगा? आक्रमण होगा। NU का आक्रमण किस पे होगा? कार्ब धनायन पर। किस पे होगा? कार्ब धनायन पे। तो देखिए किस तरह से कर सकते हैं। तो ये अपन ने बनाया CH3, ये कार्ब धनायन बना दिया और इसके ऊपर मैंने इस तरह से लगा दिया। इसके ऊपर NU का क्या कर दिया? योग कर दिया। अब अनुत्क्रमणीय है तो एक और ही तीर का निशान लगेगा, दोनों ओर मत लगा देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। देखो क्या बना, पहले पद से ये बन जाएगा। मैं इसके साथ एक चीज़ और प्रोडक्ट बना के लिख रहा हूँ, वो अपन बाद के स्टेप में समझेंगे कि यह प्रोडक्ट मैंने क्यों लिखा है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रोडक्ट किस लिए लिखा है मैंने। ये NU है, क्या है दोस्तों? NU, ये NU है। इसका बस दर्पण प्रतिबिंब बना दिया, इसी का क्या कर दिया? दर्पण प्रतिबिंब बनाया। एक बात और देखिए, अगर यदि ये जो कार्ब एल्किल हैलाइड है, अगर यदि ये एल्किल हैलाइड प्रकाशीय सक्रिय है, यानी ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकल एक्टिव है, अगर यदि ये प्रकाशिक सक्रियता का गुण रखता है तो इसका मतलब ये रूप D होगा, तो ये क्या होगा? L रूप होगा। मतलब प्रोडक्ट जो होगा वो बनेगा
रैसेमिक मिश्रण होगा। रैसेमिक मिश्रण होगा कब? जब RX अपना प्रकाशिक सक्रियता का गुण रखता है, ऑप्टिकली एक्टिव है, तब D और L रूप बनेगा। और इस DL रूप को, इसे जो DL रूप है यानी D रूप बनेगा 50% और L रूप बनेगा 50%। इसी 50-50 के मिश्रण को ही क्या बोलते हैं? रैसेमीकरण बोलते हैं। ठीक है, पहला पद मैंने क्या लिखा कि यह दो पदों में पूर्ण होता है। दूसरा, इसके बारे में मैं क्या लिख सकता हूँ? अभी बताया क्या रैसेमिक मिश्रण होता है, तो मैं लिख सकता हूँ यदि RX प्रकाशिक सक्रियता का गुण रखता है तो रैसेमीकरण प्रक्रिया होगी तथा रैसेमिक मिश्रण प्राप्त होगा। देखो, दो चीज लिखा, एक तो मैंने लिखा दोस्तों रैसेमीकरण और एक मैंने लिखा रैसेमिक मिश्रण। देखिए, रैसेमिक मिश्रण किसे कहते हैं? जिसके अंदर 50% D रूप हो और 50% L रूप हो, ऐसे मिश्रण को रैसेमिक मिश्रण कहते हैं। और जिस विधि के द्वारा बनाए जाते हैं यह मिश्रण, उसी विधि को बोलते हैं रैसेमीकरण। यानी जिस मेथड के द्वारा बनेगा उसी को अपन बोलेंगे रैसेमिक मिश्रण। चलो नेक्स्ट और बात करते हैं कि ये तो दो बिंदु हो गए। पहला क्या बताया? यह दो पदों में पूर्ण होता है। दूसरा क्या बताया? इस विधि के द्वारा अपने को रैसेमिक मिश्रण प्राप्त होता है। अब देखिए, तीसरा अपन बात करते हैं इसके बारे में कि क्या है। जैसा कि अभी मैंने लिखा था, पहला जो पद है वह रेट डिटरमाइन स्टेप होता है, RDS होता है। तो इसकी जो अभिक्रिया की कोटि है, इसकी जो अभिक्रिया की कोटि होगी, वो अभिक्रिया की कोटि RDS में 1 है, इसलिए अभिक्रिया की कोटि 1 होगी। और जो अभिक्रिया की दर होगी, यहाँ मैं चौथा पद लिख देता हूँ, अभिक्रिया की जो दर होगी यानी रेट जो होगी, वो दोस्तों समानुपाती होगी RX की सांद्रता के समानुपाती है। क्योंकि अपन चौथे चैप्टर में इसी को पढ़ने वाले हैं कि जो रेट होती है वो RX की सांद्रता के समानुपाती होती है। और अभिक्रिया की कोटि 1 है, इसलिए सक्रिय घात की सांद्रता के समानुपाती 1 होगी। यानी उसका घात कितना लगेगा? 1 लगेगा। अब जो रेट है इसका चिन्ह हटाएंगे समानुपाती का, तो कोई ना कोई स्थिरांक लगेगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ साथियों? R बराबर लिख सकता हूँ KRX। ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल आप कह सकते हैं कि लिख सकता हूँ। और जो K की इकाई होगी, K की इकाई जो होगी वो होगी सेकंड इनवर्स। K की इकाई क्या होगी? सेकंड इनवर्स होगी। पांचवा, इसके बारे में मैं और क्या लिख सकता हूं? तो देखिए, जो अभिक्रिया के लिए जो अपन लिख रहे हैं, अभी अपन ने लिखा अभिक्रिया में पहले पद में क्या बन रहा है? कार्बोधनायन बन रहा है। तो अपन लिख सकते हैं कि कार्बोधनायन का निर्माण होता है। तो देखिए क्या लिख रहा हूं मैं? मध्यवर्ती उत्पाद कार्बोधनायन होता है। कार्बोधनायन होता है जो वास्तविक है। जो क्या है? वास्तविक होता है।
यानी जो कार्ब धनायन बना है, ये जो कार्ब धनायन है ये वास्तविक है, आभासी या काल्पनिक नहीं है। इसे अपन प्रमाणित भी करेंगे, इसे अपन प्रमाणित भी करेंगे। किस तरह से करेंगे वो अपन आगे के स्टेप में देखते हैं, अभी केवल इसकी विशेषता लिख रहे हैं। तो मध्यवर्ती उत्पाद जो होता है साथियों वह कार्ब धनायन बनता है, और कार्ब धनायन जो होगा वह वास्तविक होगा, वह वास्तविक होगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं अगला क्या आ रहा है। तो देखिए 5वां पॉइंट दिख रहा ना, हाँ 5वां जो पॉइंट है वो लिख रहा हूं मैं, Rx की क्रियाशीलता का क्रम, जो Rx है उसकी क्रियाशीलता का जो क्रम है वह होता है दोस्तों 3 डिग्री का Rx सबसे ज़्यादा क्रियाशील है। मैंने जब क्लासिफिकेशन बताया था उस समय इसका वर्णन बता चुका हूँ। अब वहाँ से इसको देख लें, 3 डिग्री का Rx किसे कहते हैं, 2 डिग्री का Rx किसे कहते हैं, और 1 डिग्री का Rx किसे कहते हैं। तो 3 डिग्री का Rx सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगा, फिर 2 डिग्री का Rx और फिर 1 डिग्री का Rx। ये आपको क्रियाशीलता का क्रम रखना है। ये था 6ठे नंबर पे। 7वें नंबर पे बात कर रहा हूँ। 7वें नंबर पे जो कार्ब धनायन है, कार्ब धनायन का स्थायित्व का क्रम, स्थायित्व का क्रम, जो कार्ब धनायन है जिस तरह से 3 डिग्री का Rx सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, उसी तरह से 3 डिग्री का कार्ब धनायन भी सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगा। और क्रियाशील होगा तो देखिए किस तरह से होगा। तो 3 डिग्री का कार्ब धनायन सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, उससे कम 2 डिग्री का कार्ब धनायन है, और सबसे कम 1 डिग्री का कार्ब धनायन है। 1 डिग्री का कार्ब धनायन है, ये कार्बन के ऊपर धन चिन्ह है। आपको कहीं कहीं मिलेगा दोस्तों, इससे कम होता है CH3 कार्ब धनायन, और इसे बोलते हैं सुपर 1 डिग्री का कार्ब धनायन। दोस्तों इसको सुपर 1 डिग्री का भी बोल सकते हैं और 1 डिग्री का भी बोलते हैं। कहीं किसी किताब में नहीं लिखा हुआ कि ये सुपर 1 डिग्री का है, और यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा CH3X। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, CH3X सबसे कम क्रियाशील है, और सबसे कम क्रियाशील जो कार्ब धनायन स्थायित्व का है वह CH3 प्लस का कार्ब धनायन जो है वो सबसे कम क्रियाशील है। लेकिन सुपर 1 डिग्री का कार्ब धनायन ऐसा कहीं आपको किताब में देखने को नहीं मिलेगा। चलो अपन बात करते हैं अगले टर्म्स में कि जो अगला जो टर्म्स है वो क्या है। अब देखते हैं, अभी मैंने लिखा Rx की क्रियाशीलता का क्रम। ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद में मैंने आपको बताया था कार्ब धनायन जो बनता है वो क्या बनता है, वास्तविक बनता है। वो क्या होता है दोस्तों, वास्तविक होता है। तो देखिए ये वास्तविक है तो इसको अपन प्रमाणित करते हैं, ठीक है ना। इससे पहले एक चीज़ और लिख देता हूँ कि जो 8वां टर्म्स है वो 8वां लिख रहा हूँ कि कार्ब धनायन का पुनर्विन्यास होता है। क्या होता है, पुनर्विन्यास होता है। कार्ब धनायन का पुनर्विन्यास होता है, और इसी के द्वारा अपन कार्ब धनायन को वास्तविक मानते हैं और इसी का अपन प्रमाणित भी करते हैं। तो देखिए मैंने क्या किया, 1 2 3 4 और 5, और इसके ऊपर लगा दिया दोस्तों x। अब देखिए क्या किया, इससे प्रोडक्ट क्या बनेगा। इस पे मैं अगर यदि नाभिक स्नेही का योग करवा दूं तो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा क्या, x के स्थान पे Nu आ जाएगा। तो देखिए प्रोडक्ट क्या मिलना चाहिए, प्रोडक्ट मिलना चाहिए कुछ इस तरह से, ये प्रोडक्ट मिलना चाहिए। जो प्रोडक्ट है वो मेरे को ये वाला प्रोडक्ट मिलना चाहिए, लेकिन इसका उल्टा अपने को प्रोडक्ट मिलता क्या है, तो अपने को प्रोडक्ट मिलता है कुछ इस तरह से, जो कि आश्चर्यजनक लगती है कि ये वाला प्रोडक्ट मिल कैसे गया, ये वाला प्रोडक्ट मिल कैसे गया। तो ये वाला प्रोडक्ट अपने को मुख्य उत्पाद मिलता है, मुख्य उत्पाद मिलता है, और ये जो प्रोडक्ट है ये आपका गौण उत्पाद मिलता है। तो देखिए इसी को अपन प्रमाणित कर रहे हैं कि क्यों, क्योंकि देखिए x के स्थान पे क्या आना चाहिए, x
हटेगा और उसकी जगह पे NU आएगा। देन उसी के हिसाब से मुझे ये वाला प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, मुख्य उत्पाद मिलना चाहिए। ये मुख्य होना चाहिए, लेकिन होता क्या है, गौण, यानी बहुत ही कम मात्रा में बनता है, जबकि मुख्य बनता है क्या है, ये बनता है। तो यही अपन देखेंगे, प्रमाणितकरण करेंगे कि विन्यास जो कार्बोदनायन है इसका पुनर्विन्यास हो रहा है तो किस तरह से हो रहा है। तो ये एक अभिक्रिया के माध्यम से इसे अपन क्या करने वाले हैं, प्रमाणित करने वाले हैं, प्रमाणित करने वाले हैं। देखो किस तरह से इसे प्रमाणित करते हैं, तो इसके बारे में अपन बात करते हैं। ये जो ऊपर अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया की क्रियाविधि, इसकी क्या लिख रहा हूँ मैं, रिएक्शन मैकेनिज्म। यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में साथियों कई प्रकार की रिएक्शन मैकेनिज्म हैं, तो वो भी आपको याद रखनी पड़ेगी। अब देखिए क्या करते हैं अपन, इस अभिक्रिया की रिएक्शन मैकेनिज्म देखते हैं, क्योंकि जब तक अपन रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं देखेंगे तब तक अपन को पता ही नहीं चलेगा कि कौन कहाँ जुड़ रहा है। मैंने इसको मुख्य उत्पाद बना दिया, मुख्य उत्पाद होगा तो कैसे होगा, ये भी तो होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले बात कर रहे हैं कि स्टेप फर्स्ट कितने स्टेप में होती है दोस्तों, यह स्टेप 2 में होती है। तो स्टेप फर्स्ट में क्या बताया था, कार्बोदनायन का निर्माण होगा। तो बस कुछ नहीं करना, ये जो कार्बन है इसके ऊपर से पहले कार्बोदनायन बना दो। पहला स्टेप क्या है, उत्क्रमणीय है यानी रिवर्सिबल है, तो ये चिन्ह लगा दो। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, जो कार्बोदनायन है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, और यहाँ से X क्या होगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। ये जो कार्बोदनायन है, ये जो कार्बोदनायन बना है, ये आपका 1 डिग्री का कार्बोदनायन है। कितने डिग्री का, 1 डिग्री का कार्बोदनायन है। और ये क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। ये क्या होगा, लेस स्टेबल होगा, यानी इसका स्थायित्व क्या होगा, कम होगा। ये क्या है, कम स्थायी है। तो ये क्या होगा, पुनर्विन्यास होगा। तो देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, कार्बोदनायन का पुनर्विन्यास, कार्बोदनायन का क्या लिख रहा हूँ, पुनर्विन्यास करवा रहा हूँ। देखिए कार्बोदनायन का पुनर्विन्यास क्या होता है, सबसे पहले बात कर रहे हैं जो कार्बोदनायन है उसकी डिग्री को चेंज करेंगे, उसकी डिग्री को चेंज करेंगे। देखिए किस तरह से हो रही है, मैंने यहाँ पे CH3 कंप्लीट लिख दिया दोस्तों, आप यहाँ पे भी CH3 कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। अब देखिए चलो एक बार मैं सबको जो कंप्लीट है उसको बैलेंस ही बराबर कर देता हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला अपने रिएक्शन के ऊपर। हाँ देखिए क्या किया, ये जो CH3 है, ये जो CH3 समूह है, इस CH3 समूह को हटा करके इस वाले कार्बन पे जोड़ेंगे। अब देखिए जैसे मैं इस वाले कार्बन पे जोड़ता हूँ तो ये स्टेप भी क्या होगा, रिवर्सिबल ही होगा। देखिए क्या होगा, मुझे मिल जाएगा साथियों, यहाँ से ये जो CH3 है वो डिस्प्लेस होकर के यहाँ आ जाएगा। तो देखिए क्या बना, CH3 CH2 CH3, ये जो मैथिल समूह है वो डिस्प्लेस होकर के इसके पास आ गया, और इस जगह पे क्या बना लेगा, कार्बोदनायन। अब देखिए यहाँ से मैंने क्या समूह हटाया, क्या मैंने हाइड्रोजन को हटाया। अगर यदि मैं हाइड्रोजन को हटाता हूँ तो इसे बोलते हैं H स्थानांतरण, इसे क्या बोलते हैं, H स्थानांतरण। और अगर यदि मैंने CH3 हटाया तो इसे बोलेंगे मिथाइल स्थानांतरण। इसे क्या बोलेंगे, मैथिल शिफ्टिंग, हाइड्रोजन शिफ्टिंग। अगर एथिल समूह होता है तो उसे एथिल शिफ्टिंग बोलते हैं। आगे बात समझें तो देखिए यहाँ से जो मैथिल शिफ्टिंग हुआ है, अब ये पहले कितने डिग्री का कार्बोदनायन था, पहले ये 1 डिग्री का कार्बोदनायन था, लेकिन अब कितने डिग्री का हुआ, अब ये हो गया 3 डिग्री का कार्बोदनायन। ये कम स्थायी है, कम स्थायी, और 3 डिग्री वाला क्या है, अधिक स्थायी है। और कम स्थायी होने के कारण से यह रिएक्शन में आगे पार्टिसिपेट नहीं करेगा, यानी इससे प्रोडक्ट भी क्या बनेंगे, कम बनेंगे। और ये 3 डिग्री वाला क्या है, ज़्यादा स्टेबल है,
ज़्यादा स्टेबल होने के कारण से इससे अपने को उत्पाद भी क्या होगा, ज़्यादा मिलेगा। अब देखिए स्टेप सेकंड क्या होता है, तेज पद होता है और इस पद में क्या होता है, NU का योग होता है, NU का योग होता है। और भी चीज़ें मैंने लिखाई थी कि यह इरिवर्सिबल है यानी अनुत्क्रमणीय है। देखो क्या करेंगे अपन, CH3C और इसके ऊपर कार्बोदनायन CH2 CH3 और यहाँ लगा देते हैं CH3, इसके ऊपर क्या करवा देते हैं, NU का योग करवा देते हैं। तो मुझे प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा क्या, CH3 C CH2 CH3 और NU। तो ये वाला जो प्रोडक्ट मिला है दोस्तों, ये अपना मुख्य उत्पाद मिला है, ये थी साथियों 1 डिग्री SN1 अभिक्रिया की क्रियाविधि, देन उसकी विशेषता। अब जो अपना पद है, अब जो अपनी अभिक्रिया है वह आने वाली है SN2 अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है दोस्तों, SN2 अभिक्रिया। देखिए SN2 अभिक्रिया क्या कहता है, दूसरा है SN2 अभिक्रिया। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये जो अभिक्रिया है वह द्विअणुक है। देखो किस तरह से बना है, तो इसमें अपन सबसे पहले बात कर रहे हैं कि यह जो अभिक्रिया है यह एक पद में पूर्ण होती है, यह एक पद में पूर्ण होती हैं। अब देखिए स्पेशल याद रखना, जो 2 है, 2 का मतलब ये नहीं कि 2 पद में पूर्ण होती, नहीं, 2 का मतलब होती है कि यह जो पद है RDS, कौन सा पद है, RDS, इसमें 2 अणु होंगे। RDS में कितने अणु होंगे, 2 अणु हैं, इसलिए द्विअणुक है। अगर RDS में 1 अणु होता है तो उसे बोलते हैं 1 लगाएंगे और इसे एक अणुक बोलेंगे। तो इसमें द्विअणुक है, तो RDS स्टेप में कितने अणु होंगे, 2 अणु होंगे। तो पहला मैंने क्या लिखा, यह एक पद में पूर्ण होती है, यानी एक ही पद में पूर्ण हो जाएगी। देखिए किस तरह से पूर्ण कर रहा हूँ मैं, ये कार्बन है और इसके ऊपर मैंने 3 समूह जोड़ दिए और साथ ही मैंने X भी जोड़ दिया, साथ ही मैंने क्या जोड़ दिया, X जोड़ दिया। और इसमें बैक साइड से अपन नाभिक स्नेही का योग करवा रहे हैं, बैक साइड से करवा रहे हैं दोस्तों। किस साइड से, याद रखना बैक साइड से, क्योंकि बाद में अपन बोलेंगे इसका बैक साइड अटैकिंग, क्योंकि ये बैक साइड से अटैक कर रहा है। पश्चिम आक्रमणकारी, नाभिक स्नेही क्या होता है, पश्चिम आक्रमणकारी, ये होता है इसका मीनिंग। तो नाभिक स्नेही को क्या बोलते हैं, पश्चिम आक्रमणकारी। पश्चिम आक्रमणकारी क्यों कहते हैं, तो देखिए एक बात और है कि देखिए कार्बन के ऊपर क्या है, आंशिक रूप से धनायन है और X के ऊपर आंशिक रूप से क्या है, ऋणायन है। अगर यदि ये सामने से आ जाए तो ये ऋणायन इस नाभिक स्नेही को क्या करेगा, सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो सामने से तो आ नहीं सकता है, तो ये किधर से आएगा, पीछे से आएगा ना। इसलिए इसमें आक्रमणकारी जो होता है वो पश्चिम आक्रमणकारी कहलाता है, ठीक है ना। तो देखो पीछे से आक्रमण करेगा और पहला पद में एक ही पद में पूर्ण होना है, तो देखिए पहला पद में ही इसमें क्या बनानी है, अपने को संक्रमण अवस्था बनानी है। पहला पद में ही क्या बनानी है, संक्रमण अवस्था। क्या करेंगे, देखो नाभिक स्नेही है, नाभिक स्नेही कार्बन से जुड़ रहा होगा और उसी स्टेज में हैलोजन परमाणु टूट रहा होगा, बाकी 3 बंद ऐसे के ऐसे रहेंगे। क्या होगा, इसे बोलते हैं मध्यवर्ती अवस्था, मध्यवर्ती अवस्था। और ये जो अवस्था होती है वो साथियों काल्पनिक अवस्था होती है, काल्पनिक अवस्था होती है।
काल्पनिक क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर कार्बन के कितने बंध दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5, 5 बंध दिख रहे हैं ना। अब कार्बन की तो कितनी होती है? ओनली फॉर 4 संयोजकता ही होती है। कार्बन क्या है? चतुर्संयोजी है, लेकिन इसमें कितनी है? 5 है, इसलिए इस अवस्था को काल्पनिक अवस्था नाम दिया है। और मध्यवर्ती अवस्था है, काल्पनिक अवस्था है, और यह जो 5 अवस्था बंद हो गई तो कार्बन की तो 4 ही होती है। तो ये जो अवस्था है, यानी ये जो मध्यवर्ती अवस्था रूप बना है, यह अत्यधिक अस्थायी है, स्थायी नहीं है, अस्थायी है। और जो ज़्यादा अस्थायी होगा वह उतना ही क्रियाशील है। तो लिख सकता हूँ अत्यंत क्रियाशील, अत्यंत क्रियाशील भी है। आगे बात समझ में। अब इस जो ब्रैकेट बना है, इस पूरे ब्रैकेट के ऊपर क्या लगा दो? ऋण चिन्ह लगा दो। पूरे ब्रैकेट के ऊपर क्या लगा दो? ऋण चिन्ह लगा दो। और अगले ही स्टेप में क्या होगा? अगले ही स्थिति में नाभिक स्नेह पूर्ण रूप से जुड़ चुका होगा और x यहाँ से पूर्ण रूप से क्या होगा? ये x यहाँ डिस्प्लेस हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से नाभिक स्नेह अंदर, और ये कार्बन की 3 संयोजकता, साथ ही x को क्या कर दिया मैंने? बाहर निकाल दिया। तो ये थी अपने SN2 की क्रियाशीलता का क्रम। क्या लिखा है? यह एक पद में पूर्ण होती है, और ये इसकी क्या हो गई? रिएक्शन मैकेनिज्म भी हो गई। ये इसकी क्या हो गई? रिएक्शन मैकेनिज्म भी हो गई। अब इसकी विशेषता लिख लेते हैं कि इसकी क्या क्या विशेषता है। देखिए इसकी क्या क्या विशेषता है। तो सबसे मैं पहले बात करना चाहूँगा कि इसकी विशेषता क्या है। तो उसमें पहला अपन ने देखा, यह एक पद में पूर्ण होती है। कितने पद में होती है? एक पद में। पहली विशेषता, एक पद में पूर्ण होती हैं, ये पहली विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता लिखाया था जो नाभिक नहीं होता है, नाभिक नहीं जो होता है वो पश्य आक्रमणकारी होता है, पश्य आक्रमणकारी होता है, यानी बैक साइड से अटैक करता है, आगे से अटैक नहीं कर सकता है। तीसरा मैंने लिखा था मध्यवर्ती अवस्था, मध्यवर्ती अवस्था जो होती है वह क्या होती है? काल्पनिक होती है, काल्पनिक अवस्था होती है। और क्या लिखाया? तो मध्यवर्ती अवस्था में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 5 होती है। क्या लिखाया था? काल्पनिक अवस्था में, काल्पनिक अवस्था में कार्बन की संयोजकता, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है दोस्तों? 5 होती है। कार्बन की संयोजकता 5 होती है। वास्तव में तो नहीं होती है, लेकिन ये काल्पनिक अवस्था है, तो कल्पना में तो कुछ भी कर सकते हैं ना। कल्पना में तो आप भी कर सकते हो कि मैं नरेंद्र मोदी बन गया, है ना। आप भी नरेंद्र मोदी बन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कल्पना कर सकते हो, आप सूर्य पे जा सकते हो, कहीं पे भी जा सकते हो। कल्पना मन की गति से चलने वाला विचार है। चलो देखते हैं, बात करते हैं। अगला क्या है? जो अभिक्रिया की कोटि है, अभिक्रिया की कोटि है, वो अभिक्रिया की कोटि होती है 2। अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? 2। और साथ ही साथ मैं लिख रहा हूँ अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर जो होती है यानी रेट जो होती है वो होती है दोस्तों समानुपाती होती है Rx की सांद्रता की पावर 1 और Nu की सांद्रता की पावर 1। 1 और 1 जो पावर में होती है वही इसकी अभिक्रिया की कोटि होती है। अगर यदि के लेके आते हैं, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो R बराबर में क्या होगा? के Rx और Nu, ये इस अभिक्रिया के लिए दर हो जाएगी। ये इस अभिक्रिया के लिए क्या हो जाएगी दोस्तों? दर हो जाएगी। चौथी बात, कितनी बातें हो गई? 1 2 3 4 5 और 6। अब सातवीं बात का करते हैं कि जो Rx की क्रियाशीलता है, Rx की क्रियाशीलता है, वो Rx की क्रियाशीलता का जो क्रम है वो हो जाएगा CH3X, उससे कम होगा 1 डिग्री का Rx
उससे कम होगा 2 डिग्री का RX, और लास्ट होगा सबसे कम 3 डिग्री का RX। देखिए 3 डिग्री का RX सबसे कम क्रियाशील क्यों होगा, तो उसी के ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूँ। अगर यदि यहाँ बात करते हैं कार्बन के ऊपर, यहाँ से अपने पास मध्यवर्ती, एक सेकेंड, कार्बन है, इसके मध्यवर्ती उत्पाद में मैंने X जोड़ दिए, और यहाँ से मध्यवर्ती उत्पाद में इस साइड में मैंने नाभिक स्नेही जोड़ दिया। अब इससे 3 संयोजकता जोड़नी है दोस्तों। ये आपका मध्यवर्ती उत्पाद था। अब मध्यवर्ती उत्पाद में क्या है, मध्यवर्ती उत्पाद में अगर यदि यहाँ बड़े बड़े समूह होंगे, पहले तो छोटे छोटे की बात कर रहा हूँ, बड़े समूह होंगे तो नाभिक स्नेही को आक्रमण करने के लिए जगह कम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और अगर यदि ये छोटे छोटे समूह हुए, बिल्कुल छोटे छोटे समूह हुए, तो नाभिक स्नेही आसानी से आक्रमण करेगा कि नहीं करेगा। तो जितने छोटे समूह होंगे, सी हाइड्रोजन सबसे छोटा है, तो जितने छोटे समूह होंगे नाभिक स्नेही उतनी ही आसानी से क्या करेगा, आक्रमण करेगा। नाभिक स्नेही आक्रमण करेगा तो क्या होगा, अभिक्रिया की दर भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अभिक्रिया की दर भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। और एल्किल समूह जितना बड़ा होगा, नाभिक स्नेही को आक्रमण करने के लिए उतनी ही जगह कम मिलेगी, और इसकी क्रियाशीलता उतनी ही क्या होगी दोस्तों, कम होगी। चलो नेक्स्ट बात करते हैं 8वें नंबर पे। 8वीं इसकी विशेषता क्या है, 8वीं इसकी विशेषता क्या है, तो देखिए नाभिक स्नेही का जुड़ने का क्रम क्या था, बदल गया। नाभिक स्नेही सामने से आक्रमण नहीं कर रहा है और ये पीछे से आक्रमण कर रहा है। तो देखिए क्या हुआ, अगर यदि जो विन्यास है, अगर यदि पहले वाला विन्यास D होगा तो बाद वाला क्या हो जाएगा, L होगा। पहले वाला D तो बाद वाला क्या होगा, L। अभी मैंने रैसमिकरण में बताया था, जिसका दर्पण प्रतिबिंब होता है। क्या किया था, ये कार्बन 1 2 3 और यहाँ से NU जोड़ दिया, इसी का उल्टा बना दो तो बन जाएगा क्या, 1 2 3 और यहाँ से NU जोड़ दो, है ना। अगर यदि ये वाला समूह D है तो ये वाला क्या होगा, L होगा, है ना। तो उसी पे मैं बात कर रहा हूँ कि नाभिक स्नेही क्या होता है, पीछे से जुड़ता है। अगर पहले वाला D होगा, पहले वाला L होगा तो बाद वाला D, और पहले वाला L होगा तो बाद वाला D, मतलब पहले वाला D है तो बाद वाला L होगा, और पहले वाला L है तो बाद वाला क्या होगा, D होगा। उल्टा बनेगा, क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। इसी को बोलते हैं विन्यास का प्रतिपन होता है, विन्यास का प्रतिपन होता है। यानी पहले D था तो अब जो रूप होगा वो L रूप होगा, और पहले अगर यदि L रूप में था तो अब जो रूप होगा वो कौन सा रूप होगा, D रूप होगा। इस L का मतलब लीवो रोटेटरी और D का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इस L का मतलब होता है वामव्रत, वामव्रत, और D का मतलब होता है दक्षिणाव्रत, दक्षिणाव्रत। यानी जो समतल ध्रुवित प्रकाश को, समतल ध्रुवित प्रकाश को, अभी आप जो 16वां चैप्टर पढ़ेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री, वहाँ बताऊंगा, इसको बोलते हैं PPL। जो समतल ध्रुवित प्रकाश को बाईनी हाथ की तरफ घुमा दे, यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे, उसे तो बोलते हैं लिवोरोटेटरी, और जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दे उसे बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, यानी दक्षिणावर्त ध्रुवण घूर्णक बोलते हैं। तो ये जो विन्यास है, पहले वाला D तो बाद वाला L, और पहले L है तो बाद में क्या बन रहा है, D बन जाएगा। इसी को बोलते हैं विन्यास का प्रतिपन, और इसी का एक और नाम है वाल्डन प्रतिलोमन, प्रतिलोमन, इसी को बोलते हैं वाल्डन प्रतिलोमन। इसी का ही नाम है, इसी का ही नाम है। 9th नंबर पे बात करते हैं, और क्या है, कार्बधनायन। कार्बधनायन का या जो विन्यास है, या जो क्या है, विन्यास है, जो भी विन्यास बन रहा है, चाहे तो कार्बधनायन या जो कुछ भी बन रहा है, उस विन्यास का पुनर्विन्यास नहीं होता है, विन्यास का पुनर्विन्यास नहीं होता है।
यानी पहले अपन ने देखा ना था ना, पुनर्विन्यास हो रहा था कार्बन 3 डिग्री से 1 डिग्री से 3 डिग्री में। उसी तरह से विन्यास का पुनर्विन्यास नहीं होता है, मतलब जो विन्यास बन रहा है वही बनेगा, उसका कुछ नहीं दूसरा निकल सकता है, क्योंकि विन्यास जो है, ये जो कार्ब मध्यवर्ती उत्पाद है, ये क्या है, यह एक काल्पनिक है, कल्पना शक्ति पर आधारित है। तो ये थी दोस्तों आज अपन ने SN1 एंड SN2 की क्रियाविधि पढ़ी थी। अब जो अगला पार्ट आने वाला है उसमें अपन SN1 और SN2 से संबंधित जो उदाहरण हैं वो उदाहरण अपन पढ़ने वाले हैं दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।